हेलो एवरीवन, दिस इज निरुपमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं आप लोग को पसंद आए होंगे। ओके, सो आज मुझे बात करनी है एक सक्सेसफुल लीडर के बारे में जो वर्ल्ड्स के रिचेस्ट लीडर्स में से आते हैं, बिजनेस ओनर्स में से आते हैं। तो जिस लीडर को या जिस बिजनेस ओनर को मैंने चुना है अपनी स्टोरी के लिए, सो ही इज रतन टाटा। एंड अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें, सो इनके अंडर में 100 कंपनीज आती हैं टाटा के नाम से। चाय, सुई, कार, एवरीथिंग, जो भी चीज हम खरीदते हैं वो ये सब बेचते हैं। सो रतन टाटा की स्टोरी की अगर बात करें, सो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। इनके पिता नवलजी टाटा और माता सोनू। जब ये 10 साल के थे तब इनके माता पिता दोनों अलग हो गए। तब जमशेद जी टाटा के बेटे रतन जी टाटा और नवाज जी बाई ने इन्हें गोद लिया, जो कि इनके दादा दादी हैं, एंड इनका पालन पोषण किया। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी एजुकेशन जो शुरुआती पढ़ाई थी वो कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई से की। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने बिशप कॉटन स्कूल शिमला से पूरी की। फिर उन्होंने वास्तुकला की पढ़ाई बीएस पूरा करके 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। 1975 में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। इसके बाद यहाँ तक इनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ। मैं अगर इनके शौक की बात करूँ तो इन्हें जानवरों से बहुत प्यार है, इन्हें प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है। इनके पास इनका लाइसेंस भी है प्लेन का। एंड रतन टाटा बेसिकली बहुत ही अच्छे एक कहना चाहिए ओनर हैं, जो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं। हमेशा कहा जाता है कि अगर आप टाटा कंपनीज में जॉब कर रहे हैं तो ये किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। जिस तरह से वो एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं, उनकी जरूरतों का, उनके किस तरह से आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट एम्प्लॉयज अपना पूरा एफर्ट दें। इसके बाद अगर हम उनकी लाइफ की बात करें, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। सो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रतन टाटा ने अपना करियर शुरुआत किया 1961 में टाटा स्टील कंपनी में एज एम्प्लॉय। इन्होंने उस टाइम पे आईबीएम की नौकरी को ठुकराकर टाटा स्टील में एज एम्प्लॉय जॉब स्टार्ट करी। एंड 1991 आते आते ये इस ग्रुप के चेयरमैन बने एंड 2012 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। सो रतन टाटा ने अपने 21 साल के करियर में कंपनी को एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दी। इस कंपनी की वैल्यू 50 टाइम्स बढ़ी। एंड इनके जितने भी डिसीजंस इन्होंने अपने वर्किंग ड्यूरेशन में या वर्किंग टाइम में लिए, वो सब सही साबित करके दिखाए। हमेशा एक चीज कही जाती है, आपका कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता है, उसे सही या गलत आप खुद बनाते हैं। अगर आपने कोई फैसला लिया और आपने उसको पूरा किया तो वो सही है, अगर आपने उसे बीच में छोड़ दिया तो वो गलत है। तो इसी तरह से रतन टाटा ने अपने करियर में जितने भी फैसले लिए उन्होंने सही साबित किया। रतन टाटा को हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान में से पद्म भूषण 2002 में उन्हें पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण भारत का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान दिया गया। 2008 में जब 26/11 के दिन आतंकवादियों ने मुंबई में ताज होटल पे हमला किया, इस होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे उनका इलाज रतन टाटा ने कराया। होटल के आसपास जो ठेला लगाने वाले लोग थे, जिन लोगों को भी नुकसान हुआ, उनकी मदद टाटा ने की। जितने दिन होटल बंद रहा उतने दिन सारे एम्प्लॉयज को सैलरी दी गई, किसी की भी सैलरी नहीं काटी गई। एंड इस होटल का जो कंस्ट्रक्शन था या इसको बनवाने का काम जमशेद जी टाटा ने कराया था। ये 1903 में करीब 4 करोड़ 21 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ। एंड 26/11 के हमले के बाद दोबारा इसको रतन जी टाटा ने फिर से बनवाया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे आती है रतन जी टाटा के बारे में। 1999 की बात है, जब इंडिका को लॉन्च हुए सिर्फ एक ही साल हुआ था। एंड रतन टाटा फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए हुए थे उनको ये कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है चल नहीं रही है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको खरीद लो। उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। उस दिन उन्होंने कहा था कि तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं जो तेरा ये टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल खरीद कर। जब गाड़ी बनानी आती नहीं तो धंधे में आए क्यों थे। जैसे ही बिल फोर्ड ने ये बात कही, रतन टाटा को कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई। रातों रात वो पूरी टीम को लेकर डेट्रॉइट से मुंबई आ गए।
जिद्दी बन गए, टाटा मोटर्स पर अलग से टाइम स्पेंड किया। कुछ ही दिनों बाद टाटा मोटर्स तो अच्छे से ग्रो करने लगा, लेकिन बिल फोर्ड की कंपनी घाटे में आ गई। 2009 में फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर आ पहुंची, तो टाटा ग्रुप ने उनको प्रपोजल भेजा कि हम तुम्हें खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरह फोर्ड की पूरी टीम डेट्रॉइट से मुंबई आई और आकर बोले कि आप हमारी जैगवार लैंड रोवर खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने बड़े प्रेम से 9600 करोड़ रुपीस में उनकी ये जैगवार लैंड रोवर खरीदी। ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक क्वालिटी होती है किसी भी सक्सेसफुल ओनर की, बिजनेस ओनर की या एंटरप्रेन्योर की। आप किसी और को नीचा नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो आपको चाहिए आप उसके लिए पूरी मेहनत भी करते हैं, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो ये उनसे बहुत सीखने की चीज है मेरे लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन रतन जी टाटा से हमेशा पूछा गया कि अंबानी फैमिली अगर हम बिजनेस के टर्म्स में देखें तो वर्ल्ड्स के टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज में से आती है, या फिर मुकेश अंबानी वर्ल्ड्स के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं। बट रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया गया कि जब आप अंबानी की बात करते हैं तो वो एक व्यापारी हैं। टाटा कहते हैं मैं एक उद्योगपति नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ। अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी का पूरा परिवार इस बिजनेस में है एंड उनका बिजनेस पे हक है। कल को अगर मुकेश अंबानी अपने बिजनेस से रिटायरमेंट लेते भी हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस या तो उनके बेटे को जाएगा या उनकी बेटी को जाएगा। बट जब हम रतन टाटा के बिजनेस की बात करते हैं तो ये बिजनेस किसी एक पर्सन का नहीं है। इस बिजनेस का 66% उस ट्रस्ट को जाता है जो ट्रस्ट इसे चलाने का काम कर रहा है। सो जब भी कोई चेयरमैन इस ट्रस्ट से या इस बिजनेस की चेयरमैनशिप से रिटायरमेंट लेता है तो नेक्स्ट पर्सन जो चेयरमैन बनेगा इसका डिसीजन भी ट्रस्ट करता है। स्टिल ये एक आदमी का बिजनेस नहीं है या ये एक पर्टिकुलर पर्सन का बिजनेस नहीं है। फिर भी अगर हम रतन टाटा की नेटवर्थ की बात करें सो उनका अपना खुद का नेटवर्थ $1 बिलियन है। सो स्टिल सबसे अमीर आदमी नहीं है, बट फिर भी इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से आते हैं। एंड जब भी हम कोई ऐसी स्टोरी देखते हैं या ऐसा कोई सिचुएशन देखते हैं जहां देश पे कोई प्रॉब्लम आई, सो वहां पे हम रतन टाटा को हमेशा देखते हैं खड़े हुए। जब 26/11 का केस हुआ, 26/11 का हमला हुआ, उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ कुछ डील चल रही थी रतन टाटा की एंड कुछ कार्स का उनको एक्सपोर्ट करना था, बट उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की एक्टिविटीज करता है। सो उस एक चीज से ये भी समझ में आता है कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे, एक हायर लेवल पे सक्सेस को लेते हैं, उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके अपने लिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, आपकी सोसाइटी, आपके कंट्री के लिए भी होती है। एंड ये चीज रतन टाटा के कैरेक्टर में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। सो इट वाज माय स्टोरी अबाउट रतन टाटा फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज के लिए बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।